हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो प्रथम सांविधिक परीक्षा 2022-23 की होनी है, उसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है वाणिज्य विषय का। और यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको यह पता होगा कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी गई है। 14 मार्च से आपकी आगामी परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो इसके लिए आपको मॉडल सेट भी जारी कर दिया गया है। तो उसी मॉडल सेट को आज मैं लेकर के आपके साथ आया हूं, जो कि वाणिज्य विषय का है, क्लास 10th का बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं और इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ताज़ा तरीन खबरों को प्राप्त करते रहें। आपको यह पहले ही बता दिया गया होगा कि इस बार के जो एग्ज़ाम होंगे वो दो तरीके से होंगे, यानी जो 40 नंबर का प्रश्न पत्र होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, और 40 नंबर का ही प्रश्न पत्र एक होगा, वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उसमें। तो जो 40 नंबर का जो प्रश्न पत्र है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके उत्तर को मैं यहाँ इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो आप अंत तक ज़रूर इस वीडियो में बने रहें। तो आइए फटाफट हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न देखिए, वो है चालू संपत्तियों के उदाहरण हैं। तो जो एग्जाम्पल्स ऑफ करेंट एसेट्स है, तो चालू संपत्ति के उदाहरण कौन है? रोकड़ है, अंतिम रहतिया है और देनदार है। तो यानी ये जो सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ये आपका पहले का डी है, इनमें से सभी। दूसरा देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, प्राप्त बट्टे का लेखा किस खाते में होता है? तो जो प्राप्त बट्टा होता है वो किस खाते में होता है? वो लाभ हानि खाते में होता है। आप जानते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तीसरा प्रश्न है, व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है? तो व्यापार खाता आप जानते हैं किस प्रकार का खाता है। ये एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि विक्रय 5500 रुपये तथा सकल लाभ 1200 रुपये है तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी? तो यहाँ पूछ रहा है कि विक्रय आपका जो 5500 है तथा सकल लाभ 1200 है, तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी? तो बेचे गए माल की लागत हमको निकालनी है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें विक्रय में से यानी टोटल जो सेल्स है हमारा, उसमें से हम सकल लाभ जो है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको घटा देंगे, तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेचे गए माल की लागत। यानी हम इसमें करेंगे क्या, 5500 में से हम 1200 रुपये को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4300 रुपीज़। ये हमारा जो ऑप्शन सी है, यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4300 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? तो अमूर्त संपत्ति आप जानते हैं, वैसी संपत्तियां जो हमें आंखों से न दिखाई दे लेकिन व्यवसाय में विद्यमान हो, वैसी संपत्तियों को अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। तो ये आप जानते ही हैं, जो ख्याति है, गुडविल, ये अमूर्त संपत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा वित्तीय व्यय नहीं है? निम्न में से कौन सा वित्तीय व्यय नहीं है? तो व्यय कौन सा नहीं है? ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, दान, दत्त छूट। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दान। दान जो है ये वित्तीय व्यय नहीं है। बाकी सभी जो 3 ऑप्शन है, ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज और दत्त छूट, ये सभी वित्तीय व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है। एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है। तो आप जानते ही हैं किसका सारांश है, ये है चिट्ठा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, बैलेंस शीट। ये जो है एक तिथि विशेष पर बनाया जाता है जब सभी संपत्तियों और दायित्वों का सारांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक अचल संपत्ति नहीं है, इज़ नॉट ए फिक्स एसेट्स। यानी इनमें से कौन सा स्थायी संपत्ति नहीं है? तो चूंकि जो रोकड़ है ये हमारा
चल संपत्ति है, यानी ये स्थायी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो 7वें का ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्नीचर है और भूमि है ये आपके फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक अचल संपत्ति नहीं है, तो ये जो है रोकड़ जो है अचल संपत्ति नहीं है, यानी ये चल संपत्ति है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8वां जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यापारी खाता बनाने का लाभ नहीं है। तो व्यापारी खाता बनाने का लाभ कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है माल की लागत की जानकारी, तुलनात्मक अध्ययन, खर्च पर नियंत्रण, बाजार के महंगाई पर नियंत्रण। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ये व्यापार खाता बनाने का लाभ नहीं है, बाजार के महंगाई पर नियंत्रण। तो व्यापार खाता बनाने से आप बाजार के महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। बाकी उपरोक्त जो 3 है, माल की जानकारी, माल की लागत की जानकारी, तुलनात्मक अध्ययन और खर्च पर नियंत्रण, ये 3 आपको व्यापारिक खाता बनाने के लाभ के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी मूर्त संपत्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंगिबल एसेट्स। तो मूर्त संपत्ति कौन सी है। भूमि और भवन, ये भी मूर्त है। फर्नीचर और फिक्सचर, ये भी है। संयंत्र और मशीनरी, ये भी, यानी ये तीनों मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, बैंक अधिविकर्ष पर व्यापार के लिए खाली स्थान है। तो जो बैंक अधिविकर्ष है वो व्यापार के लिए क्या होता है, एक प्रकार का ये दायित्व होता है, लाइबिलिटीज़। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दायित्व। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सी प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है। तो प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें 2 पक्षकार होते हैं, ये प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता है। इसमें लेनदार लिखता है, ठीक है। इसमें स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लेखक प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इसमें स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी प्रतिज्ञा पत्र में ऑलरेडी स्वीकृति आपको पहले से मिली हुई होती है। चूँकि ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा विवादास्पद मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि इस प्रश्न में जो है कि इसमें कौन सी प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है, तो इसमें 2 विशेषताएं सही लग रहे हैं, सी और डी, यानी इसमें स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती और डी इसमें लेखक प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता, यानी ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। क्योंकि जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो प्रतिज्ञा पत्र जो है जो ऋण लेने वाला होता है, यानी जो सामान खरीदने वाला होता है वो लिखता है और उस पर ऑलरेडी स्वीकृति होती है, यानी उसके लिए अलग से आपको स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें लेखक जो है प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता, यानी वो भुगतान का प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता। और इसका लेखक कौन होता है, जो उसका ऋणी होता है, यानी जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है, या तो फिर वो उधार माल खरीदने वाला व्यक्ति होता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही लग रहे हैं, चूँकि ये विवादास्पद है और इसके मॉडल सेट के आंसर में इसका उत्तर डी हुआ है, तो हम लोग भी इसको डी ही मान लेते हैं। लेकिन इसमें इसका जो आंसर है वो सी भी कुछ हद तक सही ही है, इसमें स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विनिमय पत्र को भुनाने की स्थिति में कितने पक्ष रहते हैं। तो ये आसान है, इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे। इसमें 2 पक्ष होते हैं विनिमय पत्र को भुनाने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन को उपस्कर के नाम पक्ष में खतौनी करना, यह क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, वेतन को उपस्कर के नाम पक्ष में खतौनी करना, यह क्या है। योग की अशुद्धि, खतौनी की अशुद्धि, या आगे ले जाने की अशुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खतौनी की अशुद्धि, एरर ऑफ पोस्टिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, सुधार की दृष्टि से अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो सुधार की दृष्टि से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो 1 या 2 पक्षी दोनों होती हैं। तो इसका 14 का सी सही होगा। 15वां प्रश्न है, अनुग्रह के दिन किसमें मिलते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में, हुंडी में, चेक में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आसान प्रश्न है, इसके उत्तर आप जानते होंगे,
ये प्रतिज्ञा पत्र में अनुग्रह के दिन मिलते हैं, जो 3 दिन होते हैं। 3 दिन आपको ग्रेस डे के रूप में दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 है। प्रश्न संख्या 16, जब लेखक एक्स विनिमय पत्र को बैंक से भुनाया जाता है तो क्या होता है? इसकी एंट्री क्या होगी? किसके खाते में पूछ रहा है? लेखक के खाते में प्रविष्टि करें। ठीक है, जब लेखक एक्स विनिमय पत्र को बैंक से भुनाया जाता है तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसका जो एंट्री होगा वो ऑप्शन सी सही है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये वाली जो एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, अनादरण की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी की होती है। तो अनादरण की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद लग रहा है, जो कि अनादरण की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो देखिए, जो विनिमय पत्र होता है उसके अनादरण की स्थिति में भुगतान की जो जिम्मेदारी होती है वो स्वीकर्ता की होती है। लास्टली जो एक्सेप्टर होता है उसकी होती है। तो जो भुगतान की जिम्मेदारी होगी मेरे हिसाब से वो स्वीकर्ता की होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, यदि विपत्र का किसी तीसरे पक्षकार को बेचान कर दिया गया हो और विपत्र अप्रतिष्ठित हो जाता है तो ऐसी हालत में प्रमाणन व्यय द्वारा भुगतान किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेचान पात्र यानी इंडोर्सी। यानी वो विपत्र जिसके पास होगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रमाणन व्यय कराए, नोटरी चार्ज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जब ए ने बी से प्राप्त विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की तो स्वीकर्ता के खाते में प्रविष्टि होगी। प्रश्न संख्या 19। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चूँकि स्वीकर्ता के खाते में पूछ रहा है कि जब ए ने बी से प्राप्त विपत्र स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, बी जो है स्वीकृति देने वाला है और उसके खाते में जब वह स्वीकृति देगा बिल पर तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो ए का खाता डेबिट हो जाएगा और देय विपत्र खाते से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन 20 पर आते हैं। तलपट के न मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। लेनदार खाते में, भूल चूक खाते में, रतिया खाते में, लाभ हानि खाते में। ये आसान सा प्रश्न है, इसको आप जानते हैं। इसका उत्तर जब तलपट का बैलेंस नहीं मिलता है, काफ़ी प्रयास के बाद भी उसके बैलेंस को मैच नहीं कराया जाता तो कुछ समय के लिए एक खाता खोल दिया जाता है जिसे भूल चूक का खाता या उचंती खाता कहते हैं या सस्पेंस अकाउंट। तो उस बैलेंस को इस खाते में डाल दिया जाता है और जैसे ही त्रुटि का पता चलता है ये खाता स्वतः बंद कर दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अदत्त व्यय को लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व में दिखाया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अदत्त व्यय को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, लाभ हानि खाते में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व में दिखाया जाता है। अदत्त व्यय आप जानते हैं ऐसा व्यय जो संबंधित वर्ष में हो गया है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया है, वैसे व्यय को अदत्त व्यय कहा जाता है। तो उसे संबंधित व्यय में जोड़ दिया जाता है यानी डेबिट कर दिया जाता है। अब प्रश्न संख्या 22 देखिए, उपार्जित आय। उपार्जित आय को क्या किया जाता है? व्यापार खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। को लाभ हानि खाते में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। दो इसके और ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। को लाभ हानि में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो हमारा उपार्जित आय होता है
उपार्जित आय आप जानते हैं ऐसा आय जो कमा तो लिया गया है लेकिन उसका भुगतान अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे आय को हम लाभ हानि खाते में जो हमारी आय होती है उसमें जोड़ देते हैं और इसको संपत्ति आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है संपत्तियों में जोड़ करके। क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यानी सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, समायोजन में दी गई अंतिम रहतिया, समायोजन में यानी अंतिम रहतिया दी हुई है उसका लेखा कहाँ किया जाएगा, ये प्रश्न वही पूछ रहा है। यानी लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में, फिर है व्यापार खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। ऑप्शन सी है लाभ हानि खाता में जमा तथा स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, व्यापार खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं जो समायोजन होते हैं उनको हम दो जगह दिखाते हैं, तो ये एक जगह जाएगा व्यापार खाते में और दूसरा जाएगा अंतिम खाते यानी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति भाग में। अगला प्रश्न, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक द्वारा, लेनदार द्वारा, अंकेक्षक द्वारा, बैंक के ग्राहक द्वारा। तो बैंक समाधान जो विवरण होता है वो बैंक के ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है, कस्टमर ऑफ बैंक। बैंक समाधान विवरण का पूरा चैप्टर मैंने 4-5 भागों में वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बैंक समाधान विवरण वाले चैप्टर को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरे बैंक समाधान विवरण को एक एक पॉइंट को समझाया, जिससे देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए शेष लिया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए जो शेष होगा वो रोकड़ बही या पासबुक का शेष होगा, यानी दोनों, ठीक है। वो कैश बैलेंस भी होगा और बैंक बैलेंस भी होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, पासबुक नकल है। पासबुक किसकी नकल है इसको देखते हैं। पासबुक जो है रोकड़ बही में बैंक संबंधी व्यवहारों का, व्यवसाय की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों का, समस्त नकद व्यवहारों का, बैंक द्वारा बनाए गए खातों का। तो जो पासबुक है वो ऑप्शन डी है, बैंक द्वारा बनाए गए खातों का, यानी अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बैंक जो ग्राहक के खाते की कॉपी रखता है अपने पास, जो उसकी एंट्री करता है, उसी की वो नकल होती है पासबुक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोकड़ बही की विशेषता है? तो रोकड़ बही की कौन सी विशेषता है? इसमें नकद और उधार दी दोनों लेन देनों का हिसाब किताब रखा जाता है। ये गलत है। हम जानते हैं रोकड़ बही में केवल नकदी का लेन देन होता है, तिथिवार लेन देनों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, यह सहायक बही व प्रधान बही का भी कार्य करता है। नन ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, वो रोकड़ बही की विशेषता है। ये सहायक बही व प्रधान बही का भी कार्य करती है। प्रश्न संख्या 28 है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का रोकड़ स्तंभ का हमेशा होता है। तो त्रिस्तंभीय यानी 3 खाने वाली जो रोकड़ बही होती है उसमें रोकड़ स्तंभ का बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? तो वो हमेशा जो होता है डेबिट बैलेंस ही होता है, नामाधिक होता है। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, देय विपत्र स्वीकर्ता के लिए क्या है? ये हानि है, आय है, संपत्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो जो देय विपत्र है वो न तो हानि है, न तो आय है, न तो संपत्ति है। यह एक प्रकार का दायित्व होता है जिसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। तो दायित्व यहाँ इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है। देय विपत्र स्वीकर्ता के लिए एक प्रकार का दायित्व होता है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, ह्रास सिर्फ पर लगाया जाता है। ह्रास कौन सी संपत्तियों पर लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर, ठीक है। ह्रास जो है कैसी संपत्तियों पर लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न है,
इनमें से कौन सीधी रेखा पद्धति का गुण नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें है पहला, संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता। ये ही ऑप्शन जो है इसका गलत है, ये इसके गुण नहीं होते हैं। संपत्ति का मूल्य जो है सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत लास्ट में 0 भी हो जाती है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए वो सही है। तो ह्रास के लिए यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने एक पूरा ह्रास पर एक पूरा वीडियो बना करके रखा है जो 4-5 भाग में है। आप उस पूरे वीडियो को देखिए, आपको ह्रास से संबंधित कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 है। 1 जनवरी 2020 को एक संयंत्र 72,000 रुपये में क्रय किया गया तथा इसे लगाने पर 3,000 रुपये व्यय हुए। संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है, जिसके पश्चात अवशिष्ट मूल्य 15,000 रुपये होगा। सीधी रेखा पद्धति के अनुसार वार्षिक ह्रास होगा। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि ह्रास के पर अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ह्रास का जो संयंत्र है वो 72,000 रुपये में क्रय किया गया और इसे लगाने में कुल 3,000 व्यय हुए। तो यानी जो शुद्ध संपत्ति की लागत होगी वो आपकी कितनी हो गई? 75,000 रुपये। अब क्या कर रहा है, संयंत्र का अनुमानित जीवन काल जो है 10 वर्ष का है, 10 ईयर्स का, और इसके पश्चात अवशिष्ट मूल्य जो है 15,000। तो यानी इसमें 75,000 में से हम 15,000 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से भागा दे देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 6,000। तो हम प्रत्येक साल जो है 6,000 रुपये को ह्रास करते जाएंगे, यानी इस जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। सीधी रेखा पद्धति के अनुसार जो वार्षिक ह्रास होगा वो 10 वर्ष में, यानी एक साल में 6,000 रुपये और 10 वर्ष में हमारा 60,000 रुपये वो रिकवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ह्रास से ही रिलेटेड प्रश्न है। क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार किसी स्थायी संपत्ति के ह्रास का मूल्य वर्ष में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार किसी स्थायी संपत्ति के ह्रास का मूल्य उसके वर्ष में सबसे ज़्यादा होगा। तो जो क्रमागत ह्रास पद्धति होगी उसमें जो प्रथम वर्ष होगा यानी फर्स्ट ईयर का जो ह्रास होगा वो आपका सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि जैसे जैसे क्रमागत ह्रास पद्धति में समय बीतते जाता है ह्रास की राशि घटते जाती है, क्योंकि हमारा जो संपत्ति का मूल्य होता है वो घटते जाता है, इसलिए जो प्रथम वर्ष होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आहरण पर ब्याज के समायोजन में यह पूंजी में जोड़ा जाता है, पूंजी में घटाया जाता है, पूंजी में जोड़ा जाता है और लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आहरण पर ब्याज के समायोजन में यह जो है पूंजी में से घटाया जाता है, चूँकि आप जानते ही हैं जो हमारा पूंजी का समायोजन होता है पूंजी प्लस शुद्ध लाभ माइनस आहरण प्लस पूंजी पर ब्याज माइनस आहरण पर ब्याज, ये हमारा फार्मूला होता है। तो उस आधार पर इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। 35वां प्रश्न देखते हैं। तलपट में अंतिम रहतिया, तलपट में जो अंतिम रहतिया होता है को व्यापार खाते में जमा किया जाता है, व्यापार खाते में जमा तथा स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, केवल स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। चूँकि यहाँ तलपट में अंतिम रहतिया दिया हुआ है तो इसको हम केवल और केवल एक जगह ही दिखाते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि तलपट में अंतिम रहतिया होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है, तो अभी इसके पहले भी एक प्रश्न आया था कि समायोजनों में अंतिम रहतिया को कहाँ दिखाया जाता है। तो जो समायोजन होते हैं उसकी लेखा हम 2 जगह करते हैं, तो वो तो हो जाएगा पहला व्यापार खाते में जमा था स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि तलपट में अंतिम रहतिया, यानी वो तलपट में दिखा हुआ है, यानी वो ऑलरेडी जो है कि स्टॉक में से जो आपका विक्रय है उसमें घटा हुआ है, व्यापार खाते में उसका कैलकुलेशन हो चुका है, तो इसको हम केवल और केवल एक जगह दिखाएंगे, वो स्थिति होगी केवल स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाएगा एक संपत्ति के रूप में। तो इसका जो आंसर है
वो जो है जैक के साइड पर मेरे हिसाब से गलत लग रहा है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही होना चाहिए, केवल स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो तो क्या कहलाता है। यानी व्यापार जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसका क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से जब अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है। आप जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, यानी सकल लाभ। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन सा लाभ हानि खाता बनाने का लाभ नहीं है। प्रश्न संख्या 37, तो सकल लाभ या हानि की जानकारी, सकल लाभ या हानि की जानकारी, इनमें से कौन सा लाभ हानि खाता बनाने का लाभ नहीं है। लाभ हानि खाता बनाने का लाभ नहीं पूछ रहा है। तो पहला है सकल लाभ या हानि की जानकारी, ये तो आपका लाभ हानि खाता बनाने के लाभ के अंतर्गत आएगा। करों के निर्धारण में सुविधा, ये भी लाभ हानि बनाने के लाभ के अंतर्गत आएगा। व्यवसाय की प्रकृति का अनुमान, ये भी उसके लाभ के अंतर्गत आएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी उत्तर जो जैक की साइड पे दिया हुआ है उसके अनुसार इसका उत्तर सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी। तो चूंकि ये उत्तर तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उसका लाभ ही है सकल लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना, उसका उद्देश्य। और ये जो है उत्तर सरासर गलत दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये लाभ हानि खाता बनाने के लाभ के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ये बताए कि ये जो है लाभ हानि खाता बनाने के लाभ नहीं है। तो यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38 है, कारखाना के विस्तार में लगाई गई 10,000 रुपये की रकम मरम्मत खाते में डाल दी गई। यानी हमारा जो फैक्ट्री रिपेयर का काम था उसको हमने केवल रिपेयर में शो कर दिया। यानी हमको ये जो हमारी अशुद्धि है, ये हमारी किस प्रकार की अशुद्धि है आप जानते ही हैं कि जब हमें जो दोहरा लेखा प्रणाली के नियम है उसको न जानने या उसके अभाव में ऐसी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हो जाया करती हैं। तो इन अशुद्धियों को क्या करेंगे हम, यानी हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया जहां होना चाहिए था फैक्ट्री अकाउंट डेबिट, तो हम इसको ठीक उल्टा कर देंगे। इसका जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पहले हमने रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया था, उसके जगह अब हम लोग फैक्ट्री अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिपेयर अकाउंट, यानी ऑप्शन सही उत्तर है। आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, परंपराओं के अनुसार त्रुटियों का संशोधन द्वारा किया जाता है। यानी हमको कोई भी लेखा करते समय हमारे अभिलेख में कोई त्रुटि हो जाए तो उसका संशोधन कैसे किया जाएगा। प्रविष्टियों को काटकर, ये गलत है। प्रविष्टियों को मिटाकर, ये भी गलत है। उपयुक्त सुधार की प्रविष्टियाँ, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। हमको उस गलती को सही करने के लिए एक ऐसा ट्रांजैक्शन वाली एंट्री करनी होगी जो उसके प्रभाव को समाप्त कर दे। ठीक है, तो परंपराओं के अनुसार त्रुटियों का जो संशोधन होगा उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सुधार की प्रविष्टियों के आधार पर। आइए फटाफट अंतिमवा प्रश्न देख लेते हैं। और अंतिमवा प्रश्न देखने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो और ऐसे ही आप जानकारी वर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कॉमर्स गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10 के बाद आप 11वीं 12वीं में जब जाएंगे तो 11वीं 12वीं के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप आसानी से कहीं भी घर बैठ कर के आसानी से आप अपने सिलेबस को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही बारीकी से आपको इस चैनल पर समझाया और बताया जाता है, जिसको देखने के बाद आप आसानी से कॉमर्स के महारथी बन जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपने मित्रों में शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। आइए अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अंतिमवा प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 40, प्रारंभिक रहतिया 15,000 रुपये, विक्रय 25,000 रुपये, भाड़ा 15,000 रुपये, सकल लाभ 9,000, क्रय
13,650। तो अंतिम स्टॉक की गणना करें। यहाँ अंतिम स्टॉक की राशि पूछ रहा है। तो अंतिम स्टॉक की राशि निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसमें ये ध्यान देना होगा कि यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ दिया हुआ है आपको विक्रय दिया हुआ है और आपको सकल लाभ दिया हुआ है। जानते हैं जब हमको अंतिम रहतिया निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यानी सकल बेचे गए माल की हमको लागत निकालनी होगी सबसे पहले। तो बेचे गए माल की लागत निकालेंगे है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ, यानी हम नेट सेल्स निकालेंगे माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट सेल्स हमारा कितना है, 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये माइनस क्या कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है 9,000 रुपये। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 16,000 रुपये, यानी 16,000 रुपीज़। ये आ गया आपका बेचे गए माल की लागत। अब बेचे गए माल की लागत के आधार पर हम अंतिम रहतिया निकालेंगे। इसको आप नोट करके रखिए, 16,000 रुपये। अब 16,000 के आधार पर हम अंतिम रहतिया की गणना कैसे करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, बेचे गए माल की लागत। ठीक है, ये होता है बेचे गए माल की लागत। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचे गए माल की लागत बराबर होता है आपका अंतिम रहतिया जिसको क्लोजिंग स्टॉक, पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यानी नेट परचेज, उसमें परचेज रिटर्न है तो उसको आप घटा देंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, चूँकि यहाँ हमको क्लोजिंग स्टॉक ही पूछ रहा है तो इन चीज़ों को हम जोड़ करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से घटा देंगे जो हमारा 16,000 रुपये है। और ये जब हम तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे, यानी वो अमाउंट कौन कौन से हैं उसको फिर से देख लीजिए आप। आपका है प्रारंभिक रहतिया हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, फिर परचेज हो जाएगा 13,650 रुपये, फिर है डायरेक्ट व्यय है यानी भाड़ा है 1,500। तो इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30,150। अब इस 30,150 में से हम बेचे गए माल की लागत यानी 16,000 रुपये घटा देंगे। तो अब जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा अंतिम रहतिया, और हमारी अंतिम रहतिया होगी, ये जो हमारा आंसर है, आंसर डी 14,150 रुपये। तो ऑप्शन जो डी है हमारा, वो ऑप्शन डी सही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2022-23 का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट का परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो अभी तक यदि आप तैयारी नहीं किए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और फटाफट मेन जो मुख्य प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिए, जिससे आप आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर को हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।